अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पूरे पाकिस्तान में आम लोग सड़कों पर हैं, हाथों में बिजली के बिल उठाए हुए हैं, कोई जला रहे हैं, कोई फाड़ के फेंक रहे हैं और बिलों की अदायगी एक बहुत बड़ा मुअम्मा बन चुकी है। चंद हज़ार रुपये हों या 20,000 रुपये की माहाना तनख्वाह वाले लोग, उनके बिल उनकी या तो तनख्वाह से भी ज़्यादा आए हैं इस महीने, या फिर इतने आए हैं कि फिर उनकी अदायगी के बाद घर के बच्चों के खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचता। तो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हैं, सरापा एहतजाज हैं लोग, और इल्ज़ाम किसको दें? बड़ी ही अजीब सूरत हाल है। क्या हम इल्ज़ाम पिछले 10 साल में आने वाली हुकूमतों को दें? क्या जनरल मुशर्रफ को दें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को दें, उसके बाद आने वाली नून लीग की हुकूमत को दें, या फिर इमरान खान की हुकूमत को दें, या फिर उसके बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत, या अब निगरान हुकूमत? मौजूदा हुकूमत मुंतखब हुकूमत तो नहीं, मगर बज़ाहिर फरवरी तक की हुकूमत रहेगी। तो किस से मुनसफ़ी चाहें? तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, और IMF के साथ जो मुआहदा हुआ वक्ती तौर पे पाकिस्तान बज़ाहिर डिफ़ॉल्ट होने से तो बच गया, मगर फिर हमें अब ये बताया जा रहा है कि IMF की मर्ज़ी के बगैर आवाम को बिजली के बिलों में अब रिलीफ भी नहीं दी जा सकती। तो इन सारे मामलात पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जो एक बड़ी ही ख़ास शख्सियत हैं, वो एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिन्होंने अपने कैरियर के आगाज़ में ही अपना सिक्का जमाना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान में जो मुकाबले का इम्तिहान होता है CSS, तो उसमें उन्होंने टॉप किया था, और 1971 में CSS के एग्ज़ाम में टॉप किया उन्होंने, और फिर मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी से, और फिर MSc नेशनल डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड UK से उन्होंने की, और एक किताब के ऑथर भी हैं। द फ्रंटियर स्टेशंस के उन्वान से ये किताब उन्होंने लिखी है, एन अकाउंट ऑफ पब्लिक सर्विस इन पाकिस्तान। जी हाँ, शकील दुरानी साहब हमारे मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया शकील दुरानी साहब। शकील दुरानी साहब के जो असल महारत का जो एरिया है वो है वाटर एंड पावर, और वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी में ये चेयरमैन रहे हैं 2007 से 2012 तक। तो शकील दुरानी साहब, आपसे ज़्यादा मेरे ख्याल में मुनासिब आदमी कोई नहीं हो सकता। आजकल जो बिजली का बहरान है, और जिसकी वजह से मुआशी बहरान और फिर सियासी बहरान भी इस मुल्क को लपेट में ले रहा है, तो सबसे पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहूँगा कि ये बिजली के बिलों का जो मामला है, ये क्यों आवाम के बस से बाहर होती जा रही है बात, और इसमें इजाफे का ज़िम्मेदार कौन है? कौन सी हुकूमत है? कौन सा शख्स है? और किसको इल्ज़ाम दें आवाम? मेहरबानी जी। एक तो जो बात बड़ी क्लियर है कि जो मौजूदा हुकूमत है उन पे इल्ज़ाम नहीं लग सकता, वो तो अभी आए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे आर गोइंग टू बेयर द ब्रंट, क्योंकि आजकल जिस किस्म का प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, गिराओ जलाओ बिल्स का जलाना, ये अभी हुआ है, लेकिन ये कसूरवार बिल्कुल नहीं है जी। मेरे ख्याल में ये हर एक हुकूमत 1994 से, जब पहला IPP आया था, 1994 से अब तक जितनी हुकूमतें थी, उन्होंने जो रिमीडियल स्टेप्स लेने थे वो नहीं लिए। ये IPP इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, जी हाँ, ये बाहर से कोई मुआहदे किए गए थे? जी हाँ, ये मुआहदे किए गए थे। ये लोगों को इनवाइट किया था कि भाई आप आके थर्मल पावर, यानी जो गैस पे या कोयले पे या फर्नेस ऑयल पे चलते हैं, कि आप ये लगाएं, और हम आपको गारंटी करते हैं कि 6.5 सेंट्स पर यूनिट हम आपसे ख़रीदेंगे, और इसमें कैपेसिटी चार्जेस भी हम आपको देंगे। बिजली हम इस्तेमाल करें या ना करें, अच्छा, आपको कैपेसिटी चार्जेस मिलेंगे। और जो सबसे इसमें सीरियस किस्म का मेरे ख्याल में एक डिविएशन था, वो ये था कि 17% रिटर्न गारंटी हुआ था। अभी 17% गारंटी तो दुनिया में किसी इंडस्ट्री में नहीं है। ये तो स्मगलिंग में भी इतना पैसा नहीं है जितना 17% रिटर्न में है। तो 1994 में तो पहली दफ़ा इन्वेस्टमेंट हुई थी, तो हुकूमत ये देखना था कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दें ताकि लोग आके इन्वेस्ट करें। और ये भी कहा गया था कि 2000 मेगावाट से ज़्यादा नहीं लगाएंगे, लेकिन ये इतना प्रॉफिटेबल काम था कि 5000 मेगावाट तक के LOIs दे दिए थे। अच्छा। क्योंकि
इसमें 17% रिटर्न और गारंटीड इन्वेस्टमेंट, और वो भी इंडेक्स किया आपने डॉलर के साथ। और ये हुकूमत आप बात कर रहे हैं बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी 1994 में। जी हाँ, जी हाँ। ठीक। अब करना तो ये चाहिए था कि 1994 में 2000 मेगावाट आप लगाते, लेकिन 5000 मेगावाट का लेटर ऑफ इंटेंट दिया था, और इसमें फॉरेनर्स बहुत कम थे। यू मस्ट रियलाइज ये सारे बाकी पाकिस्तानी थे, जितने बारसूख लोग थे, मसलन पॉलिटिशियंस थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सब लोग थे, क्योंकि जो तमाम जमातों का हिस्सा थे, तमाम हुकूमतों में रहे, जिसका इन्फ्लुएंस था, जो ये कर सकता था। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि पहला जो इन्वेस्टमेंट थी 1994 में, उसको हम थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हैं कि हमें पता नहीं था या हुकूमत को पता नहीं था कि रिस्पांस कैसे आएगा। लेकिन ये इंसेंटिव्स जो दिए थे 17 ऐसे तो कोई इंसेंटिव है ही नहीं। इसको फिर रिपीट किया 2004 में। अच्छा, और ये कितने IPP से कुल? ये मेरे ख्याल में 41 थे शायद। 41 उस वक्त 94 में? नहीं, उस वक्त कम थे। अच्छा, उस वक्त 2000 मेगावाट करने थे, तो 2000 मेगावाट में मेरे ख्याल में कोई 8-10 वो थे IPPs थे। लेकिन वही मॉडल आपने 2004 में फॉलो किया, जनरल मुशर्रफ के दौर में, वही फिर 2014-15 में शुरू किया। ठीक है। तो ये मेरे ख्याल इसका मतलब यह कि ये जो IPPs के लोकल मालिकान थे या इन्वेस्टर्स थे, ये सब ज़्यादातर हर हुकूमत में रहे। देखें जी, लग तो यही रहा है 94 में, 2004 में, 2014 में। आप जब देखेंगे तो ये सब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सब बड़े मालदार लोग हैं और इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, और इन्होंने कोई टेक्सटाइल में था, कोई किसी और इंडस्ट्री में था, वो सब आ गए इस तरफ प्राइवेट पावर की तरफ, इन्वेस्टमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ऐसे रिटर्न तो दुनिया में किधर नहीं है जो इसमें। तो किसी ने इस पे आवाज़ नहीं उठाई? नैब भी इस पे खामोश रही, हुकूमतें भी खामोश रही कि कौन लोग हैं, और क्या ये करप्शन नहीं थी इसमें? नहीं जी, ये तो फिर हुकूमत की पॉलिसी थी ना। जो हुकूमत तो मजाज है ना कि अपनी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करे। मेरा अपना ख्याल ये था कि ये हुकूमत को ज़रा ऐसा सख्ती करनी चाहिए थी। और मैं आपको बताऊं कि 2008 में जब 8-10 IPPs और बने थे, तो उस वक्त सलमान फारूकी साहब डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, और उन्होंने ज़रूर ये बात उठाई थी कि ये रेट्स हम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, उनको ये रेट्स देने नहीं चाहिए। तो आपकी तरफ से भी ये पॉइंट आउट किया जाता था 2007 से? जी हाँ, हमारी तरफ से भी पॉइंट आउट किया जाता था। मुझे तो फिर इस कमेटी से उन्होंने निकाल दिया। अच्छा। क्योंकि उस वक्त रेंटल पावर भी था। ये तो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स है ना, एक चीज़ थी रेंटल पावर, आप रेंट पे लेते थे, RPPs। अच्छा, RPPs पे जब वापडा अनबंडलिंग से पहले वापडा 2 हिस्सों में तकसीम हो गया अक्टूबर 2007 में, शौकत अजीज़ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। तो वाटर सेक्टर एक तरफ हो गया, बादशाह डैम, तरबेला डैम, केनाल्स, और पावर सेक्टर दूसरी तरफ हो गया। तो वापडा ने जब आखिरी RPP का सौदा किया तो वो 3.25 सेंट पे किया, यूनिट क्या? यूनिट यानी 2.75 सेंट्स पे। और उसके फ़ौरन बाद जो ये काम चला गया PPNIB को और पेप्को को, प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड, और पेप्को तो पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है, जिसके नीचे ये 10 डिस्कोज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। और उन्होंने किधर 2.25 सेंट्स पर यूनिट 6 महीने के अंदर 6 सेंट्स, 5.5 सेंट्स, 6.25 सेंट्स तक ये पहुंच गए। और मेरे ख्याल में वो जो कॉन्ट्रैक्ट से वो बड़े डिफेक्टिव थे, और ये पॉइंट आउट किया भी था। सलमान फारूकी साहब ने मेरी बात से इत्तेफाक किया कि ये बहुत ज़्यादा रेंट्स हैं। तो मुझे तो, और ये आप RPPs की बात कर रहे हैं? जी हाँ जी। और RPPs और IPPs, उस ज़माने में RPPs पे ज़्यादा जोर था कि RPPs जल्दी ठीक है हो जाते हैं, कि RPPs को सिर्फ बिल्डिंग तो होती नहीं है उसकी, उसको ले आते हैं, वो लगा देते हैं। तो उसका हुआ क्या फिर एतराज़ का? नहीं, एतराज़ का ये हुआ कि एक तो मुझे उस बोर्ड से निकाल दिया। अच्छा। और फिर सलमान फारूकी साहब की ट्रांसफ़र हो गई जो एज डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन से वो। और ये हुकूमत जनरल मुशर्रफ की थी या ट्रांजिशन हो चुकी थी? नहीं, ये तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी ना, 2008 की बात कर रहा हूँ। जी जी हाँ।
यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की हुकूमत थी। तो कहने का मकसद ये है जी कि ये चीज़ जब 1994 में ये पॉलिसी बनी तो इसमें एक ये इट वाज डिक्रीड, एक उसका क्लॉज है कि आपको आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो डॉलर में मिलेंगे और डॉलर इंडेक्सेशन होगी। उस ज़माने में डॉलर कोई 45 रुपए का था और $1, और वो ले जाते थे बाहर ट्रांसफ़र कर लेते थे। अब वही डॉलर 300 रुपए का हो गया, विच इज़ द मेन रीज़न फॉर दिस एबनॉर्मली हाई, जितने हाई रेट्स हो गए बिजली के। लेकिन ये उनका कसूर तो नहीं है, ये तो पावर सेक्टर के भी कसूर नहीं है, लेकिन ये कसूर ज़रूर है हुकूमतों का कि भाई आप ऐसा ऐसा जो फैसिलिटीज़ हैं उनको कम करें, ज़्यादा ज़ोर दें आप हाइडल पावर पे। एंड आई मस्ट ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड के हाइडल पावर पे ये लोग अक्सर कहते हैं कि हुकूमतों ने इग्नोर किया हाइडल पावर को। जनरल मुशर्रफ ने और शौकत अजीज़ साहब ने जामिर बादशाह डैम पे काम इन्होंने शुरू किया, डिटेल इंजीनियरिंग इनके ज़माने में भी 6-7 साल लगते थे, और 7 और हाइडल पावर स्टेशन पे कोई गिलगित बल्तिस्तान में, कोई कोहिस्तान में, कोई साउथ वज़ीरिस्तान में काम हुआ। फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की हुकूमत में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने जामिर बादशाह डैम को यूनानिमसली अप्रूव किया, नहीं तो वो भी बाकी डैम्स की तरह ना बनता। और फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में उन्होंने पूरे पैसे दिए लैंड एक्विजिशन के और कंस्ट्रक्शन के, जामिर बादशाह के लिए भी और बाकी प्रोजेक्ट के लिए भी। लेकिन ये अच्छा, ये IPP से और इनसे जान नहीं छुड़ा सकते हम? मुआहदे में क्या है ऐसा कि किसी तरह इनसे जान छुड़ाएं? क्योंकि आपने खुद कहा 17% रिटर्न अनबिलीवेबल है और कहीं दुनिया में ये मिसाल नहीं मिलती। तो क्या वजह, हम क्यों बांधे गए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? ये जी 25 साल के लिए होते हैं, ये इसका जो टेन्योर है वो 25 साल के। और तो कितना रह गया अब इसका? बाज़ों का तो टेन्योर ख़त्म हो गया है, बाज़ों का 94 वाले जो हैं। जी हाँ, जो बाकी हैं उनका कुछ साल रहते हैं। जो LNG वाले हैं उनके कोई टाइम रहता है, लेकिन ये हुकूमत को उनसे बात करनी पड़ेगी जी। अभी हुकूमत है, और एक तरफ जब ये लोग सड़कों पे आ रहे हैं और नियर रिबेलियन है इस मुल्क में, इसका तदारक कैसे करेंगे? तो हुकूमत को IMF से बात भी करनी चाहिए, और आई एम क्वाइट श्योर कि IMF इनकी ये बात मानेगी, और उनसे ये जो कैपेसिटी चार्जेस हैं, एक बिल में तकरीबन 12 से लेके 14 रुपए तक कैपेसिटी चार्जेस बनते हैं, वो तो 2 साल के लिए या 1 साल के लिए डिफ़र करें, और इन रिटर्न जो ये है IPPs, इनको कोई फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और भी दूसरे मामलात हैं। आखिर ये बिलों का बोझ जो गरीब आवाम पे पड़ रहा है, क्या कुछ तबके ऐसे भी हैं कि शायद उन पे ये बोझ बिल्कुल नहीं है, मुफ्त की बिजली इस्तेमाल करते हैं? उन पे भी बात करेंगे, मगर उससे पहले फिर जो IMF के साथ मुआहदा हुआ है वो किस हद तक हमें रोकता है आवाम को रिलीफ देने से। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं शकील दुर्रानी, जो कि साबिक चेयरमैन वापडा हैं। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में हमारे ख़ास मेहमान साबिक चेयरमैन वापडा शकील दुर्रानी। शकील साहब, IMF के साथ जो हमारा मुआहदा है, अब तो लगता है कि मुमकिन ही नहीं है कि बिजली के बिलों की मद में कोई हम आवाम फौरी तौर पे उनको हुकूमत कोई रिलीफ दे सके। तो क्या इसका अल्टरनेटिव क्या है, कोई सलूशन है? आप बतौर साबिक चेयरमैन वापडा कैसे देखते हैं मामलात को, कैसे संभाला जा सकता है? देखो जी, IMF तो इतने कोई इंसुलेटेड नहीं है कि उनको पता ना हो कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं। IMF को उन्होंने राब्ता भी किया और आज शायद वो जवाब भी देंगे। आई एम क्वाइट श्योर कि जैसे अर्जेंटीना में और बाकी जगह, ग्रीस में भी उन्होंने कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया है, कोई करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है वो तो यही है कि इस सेक्टर को सस्टेनेबल बनाएं, और ये सेक्टर बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। मैं आपको ये बता दूं जी कि जो लॉसेस हैं आजकल, ये 17% नहीं है जितना कि पेप्को हुकूमत कहती है और हर हुकूमत कहती है। अच्छा, लॉसेस 28 से लेके 40% तक है। अच्छा, जो ये एवरेज आप बता रहे हैं? ये लॉसेस सब उसके ऊपर डिस्कस के ऊपर। अब बात यह है जी कि
इनमें बाज़ अच्छे डिस्कोज हैं, यानी इस्लामाबाद का तकरीबन 8% लॉस है, लाहौर का, फैसलाबाद का, गुजरांवाला के अच्छे हैं, लेकिन पिशावर में 35-36% लॉस है, कोयटा में इतना ही है, सखर और हैदराबाद में तकरीबन 38-40% लॉस है। और इसके साथ जब आप बिल रिकवरी देखें, जो कि पिछले 2-3 साल में फिर से गिर गया, 83% हो गया 88% से, तो आधी बिजली जो आप जनरेट कर रहे हैं दैट इज़ बीइंग लॉस्ट। यानी ये किस किस्म का बिज़नेस है कि आप जो भी जनरेट करके मार्केट में ले जाके आधा वो फेंक देते हैं, आधी की आपको कीमत देते हैं। और इसका एक हल है, आसान हल ही है, लेकिन पिछले जब से वापडा अनबंडल हुआ है 15 साल हो गए हैं, ये किसी हुकूमत ने भी ये स्टेप नहीं लिया। डिस्कोस को प्राइवेटाइज़ करना पड़ेगा, और प्राइवेटाइजेशन से बेहतर है कि डिस्कोस को लीज़ कर दें। लीज़ में हुकूमत का, सरकार का ज़्यादा फ़ायदा है, और ज़रूरी नहीं है कि पूरा डिस्को लीज़ कर दें। पाकिस्तान में 9511 kV फीडर्स है। जो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स, इनमें हर एक एवरेज साइज डिस्ट्रिक्ट जो होती है उसमें 20 से 30 फीडर्स होते हैं। ये फीडर्स आप प्राइवेट सेक्टर को दें फॉर द रिकवरी ऑफ द बिल्स, रिकवरी के लिए और रूटीन मेंटेनेंस के लिए। ये प्राइवेट सेक्टर को जब तक आप नहीं लाएंगे ये काम नहीं होगा। जब वापडा बना था तो टोटल कंज्यूमर्स थे कोई 4-4.5 लाख 1958 में, अब शायद 28 मिलियन है, यानी 2,80,00,000 है। मगर जो काम एक हुकूमत पुलिस की मदद के साथ भी नहीं कर सकती, तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? आखिर वो भी तो पुलिस से ही मदद मांगेगा। नहीं जी, कराची के इलेक्ट्रिक में लॉसेस 34% थे, अब वो मेरे ख्याल में 18% तक आ गए हैं। हालांकि के इलेक्ट्रिक में भी बड़ी खामियां थी उसकी प्राइवेटाइजेशन में, लेकिन हैविंग सेड दैट प्राइवेट सेक्टर कर सकता है क्योंकि प्रॉफिट मोटिव है, एंड आई एम श्योर ये होएगा। और मेरे ख्याल में मेरी एडवाइस तो इस इंटरम गवर्नमेंट को भी यही होगी कि आप प्रोसेस शुरू कर दें लीजिंग का। उस पर 4-6 महीने लगते हैं, ताकि ये 4-6 महीने तो ज़ाया ना होना जब तक दूसरी हुकूमत आती है। बेशक अल्टीमेटली फ़ैसला वही कर लें, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। और स्ट्रेट अवे ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं डिस्कोज में, इनको तो आज यानी जो कल गुजर गया उस तारीख को इनको निकालना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। अच्छा, इन्होंने बहुत दे आर रिस्पॉन्सिबल, जो BODs है बोर्ड ऑफ, इसमें प्रोफेशनल लोग हैं लेकिन कम हैं, लेकिन नॉमिनेटेड लोग ज़्यादा है। तो इसमें करप्शन का कितना एलिमेंट है और ये कैसे, क्या किस शक्ल में होती है यहाँ पे करप्शन? देखिए जी, जब वो कहते हैं कि एक टेक्निकल लॉस होता है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस होता है, और मैं ये कह रहा हूँ कि टोटल मिला के आपको तकरीबन 28 से लेके 40-42% तक होता है। टेक्निकल लॉस ये होता है कि बिजली आप पॉइंट A से पॉइंट B को ट्रांसमिट करते हैं, तो उससे डिपेंडिंग अपॉन क्या कंडक्टर क्या है, अच्छा अगर अच्छा कंडक्टर है कॉपर तो उसकी लॉसेस कम होंगी, अगर 2 नंबर किस्म का वो कंडक्टर है तो लॉसेस कम उससे ज़्यादा होगी। लेकिन एक चीज़ होती है जिसको ये पेप्को वाले एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस कहती हैं, बट दिस इज़ अ यूफेमिज्म, एक्चुअली दिस इज़ थेफ्ट, इज़ प्योर थेफ्ट। और इसको ख़त्म करने के लिए आपको ये लीज़ पे देना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में ऑन अ पायलट बेसिस इसी हुकूमत को बास डिस्ट्रिक्ट हर एक डिस्को में 1-2 अजला को लीज़ पे दे दें, और लेने को लोग तैयार है। नहीं तो ये तो इट्स अ वाइट एलिफेंट, ये तो इसमें नहीं है। गरीब लोगों को क्या रिलीफ मिलेगी? अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को लीज़ पे भी कर दें तो फौरी रिलीफ कैसे होगी? जो लॉस रिकवरी होगी उसमें भी तो टाइम लगेगा, तो इमीडिएट रिलीफ का क्या हो सकता है? देखिए, इमीडिएट रिलीफ एक तो ये है कि जैसे कैपेसिटी पेमेंट जो है, जो 12 रुपये पर यूनिट बनते हैं, उसको आप 1 साल के लिए 1.5 साल के लिए डिफ़र करें। जो IPPs हैं उनसे बातचीत करें और उनको इन रिटर्न कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। उनका टेन्योर एक्सटेंड कर दें, उनका 25 साल से थोड़ा ज़्यादा कर दें। ये काम तो हो सकता है। दूसरी बात है जी कि ये जो हमारा सिस्टम है कि 100 यूनिट तक हेविली सब्सिडाइज्ड है, दिस डजंट वर्क एनीवेयर। करना ये चाहिए कि हर एक कंज्यूमर से
चाहे वो 50 यूनिट से कोई इस्तेमाल ही नहीं करता, 100 से कम तो कोई इस्तेमाल नहीं करता। अभी जब मैं अपने लिफ्ट से उतर रहा था तो जो हमारा लिफ्ट ऑपरेटर था वो मुझे कह रहा था कि उसकी तनख्वाह 30,000 रुपये और 20,000 उसको बिल आया है बिजली का। कहते हैं एक पंखा है, 2-3 लाइटें हैं उसके घर में, कमरे में। अब ये है कि ये आपको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा और ये हो भी सकता है और इसकी एफिशिएंसीज आएंगी। मैं बात कर रहा था कि जो गरीब लोग हैं उनको बिजली की सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, उनको इंक्लूड करना चाहिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, जैसे कि इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में बिजली का बिल पूरा लेते हैं लेकिन उनको पैसे भी देते हैं, उनको बास्केट देते हैं जिसमें चावल भी होते हैं और घी भी होता है और बाकी चीज़ें भी होती हैं। दैट इज़ अ मोर इकोनॉमिक वे, दैट्स अ बेटर वे ऑफ रीचिंग आउट टू द पुअर। लेकिन गरीबों का ख्याल तो आपको करना ही पड़ेगा, ये तरीका नहीं है जो आजकल हमने अपनाए हुए। अच्छा, बहुत से तबके ऐसे हैं कि जो मुफ्त की बिजली इन हालात में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें ख़ुद सबसे बड़ा जो बिजली का महकमा है उसके मुलाजमीन हैं और 1,90,000 के करीब ऐसे लोग हैं मुलाजमीन जो कि रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, सर्विंग मुलाजमीन हैं। तो ये कितनी अमाउंट बन जाती है और क्या वजह है कि ये मुफ्त वाला काम ख़त्म नहीं हो सकता? और ये सिर्फ वापडा के मुलाजमीन नहीं है या दूसरे लोग के, ये दूसरे तबके भी हैं जिनमें जजेस भी हैं, जिनमें और प्रिविलेज तबके भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और जो हाई लेवल के अफसरान हैं, हुकाम हैं, उनको भी ये फ्री यूनिट्स मिलते हैं। ये कौन लोग हैं और कितना बोझ जो है ये गरीब आदमी पे पड़ रहा है इनकी वजह से? मेरे ख्याल में जो टोटल पैसा लगता है इस पे, जो फ्री बिजली या पार्शली फ्री बिजली मिलती है, इसका शायद टोटल है 8 अरब रुपए। अगर आप देखें इसको जक्सटापोज करें, जो टोटल लॉस है पेप्को का सालाना वो 600 अरब है, तो ये टोटल लॉस का 1% है। 8 अरब और 600 अरब, हाँ, वो तकरीबन 1-1.5% है। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है गवर्नमेंट की, और अगर आप जस्टिस और एक्विटी को देखते हैं तो कुछ होना चाहिए। लेकिन वापडा वाले और पेप्को वाले ये कहते थे कि देखें जी, जो इदारा है वो अपने मुलाजिमीन को कोई फैसिलिटी देता है, PIA वाले उसको सस्ता एयरलाइन टिकट देते हैं, रेलवे वाले उसको सस्ता टिकट देते हैं, गैस वाले भी कोई फैसिलिटीज़ देते हैं। लेकिन दिस इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन जो कि हुकूमत मजाद है जो वो करना चाहती है। लेकिन इसका इम्पैक्ट ज़रूर है। 8 अरब इज़ अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन ये 1% बनता है टोटल जो लॉस है। लॉस को रोकें जी, लॉसेस को रोकें। हाँ, लॉस को, जो 600 अरब का लॉस है ये तकरीबन हमारे मिलिट्री बजट का आधा है, 50% है। और मैं आपको ये बताऊँ जी कि जब तक ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बने हैं ना डिस्कोज में, इससे पहले एरिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होते थे, उसमें सारे पेप्को के यानी वापडा के ज़माने में वो सारे प्रोफेशनल्स थे और रिकवरीज 90% 95% होती थी, और जो थेफ्ट थे 2-4% होते थे टेक्निकल के अलावा, टेक्निकल लॉस के अलावा बहुत कम। अभी पेशावर में जो सबसे मुश्किल इलाका है, डिफ़िकल्ट, पेशावर कैंटोनमेंट से लेके वर्सक डैम तक मात्रा का इलाका है, वहाँ पे सब लोग बिल देते थे। आजकल कोई लोग बिल नहीं देते। उसकी वजह यह भी है कि अब तो बिल इतने बढ़ गए, अब तो मजीद लॉसेस का ख़तरा हो गया। ठीक बात है, क्योंकि इतने ज़्यादा कोई पे नहीं कर पा रहा। जी हाँ, ठीक बात है। ये बिल बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको ये टेलीफोन लिफ्ट ऑपरेटर का कैसे ये देगा जी? अच्छा, ये बनाए अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी की हम बात करते हैं, आम आदमी के जहन में सवाल आता है कि ये सोलर पैनल जो शमसी तवानाई से हासिल की जा सकती है बिजली, वो आम आदमी तक उसकी रसाई क्यों नहीं है? वो चीज़ कैसे हम, क्या वो फिजिबल है कि पाकिस्तान में हम टैक्स जो है उसमें कमी करके जो सोलर पैनल्स हैं उनकी कीमतें बहुत कम करके गरीब आदमी को, जिसको एक पंखा 2 लाइटें चाहिए होती हैं, उसको किसी तरीके से सोलर पैनल के ज़रिए उनकी मदद कर सके? अगर आप ट्राइबल एरियाज जाए ना, जिसको आजकल मर्ज्ड एरियाज कहते हैं, या दीर जाए और इन इलाकों में जाए, मर्दान और इस इलाके में जो इनके जो देहात हैं, वहाँ पे तकरीबन 80% लोगों ने सोलर पैनल लगाए हुए हैं और वो उसको कहते हैं शमसी। और वो जो शमसी है, दे आर क्वाइट प्लीज विद दैट। तो ये काफ़ी हद तक लोगों ने
बिकॉज हुकूमत की बिजली तो ऐसी भी इन इलाकों में 2-4 घंटे होती है क्योंकि बिल रिकवरीज कम है इनकी, लेकिन ये लोगों ने लगाया, सब जगह लगाया, पंजाब में लगाए हुए, हर जगह लगाए हुए। इसमें मेरे ख्याल में एक हुकूमत को अगर काम कर ले वो बेहतर होगा कि जो इंपोर्ट करती है ना वो ज़रा स्टैंडर्डाइज इंपोर्ट्स करें, क्योंकि अभी ये बल्क कंटेनर्स में आते हैं जिसमें पुराने भी होते हैं, जिसमें रद्दी भी होते हैं, जिसमें यूज़ भी सोलर पैनल्स होते हैं, तो लोगों को तकलीफ़ है। ये अगर क्वालिटी का इंपोर्ट करें और इसको सब्सिडाइज ज़रूर करें गरीब लोगों के लिए। वो ये आप दीर वगैरह जाएँ और ये मर्ज एरियाज खैबर एजेंसी मोहम्मद वगैरह में जाएँ, खैबर डिस्ट्रिक्ट, मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट में, वो वज़ीरिस्तान तक, वो लोगों ने अपने घरों के ऊपर लगाए हुए हैं, क्योंकि आजकल जो हर एक घर वो उसमें एक बिजली की इस्त्री भी होती है और वॉशिंग मशीन भी, वो जो देसी वॉशिंग मशीन है वो भी होती है, हाँ, टीवी भी, तो उनका गुजारा कदरे हो जाता है। क्योंकि ये अभी सारा जो ग्रिड का सिस्टम है और जो ग्रिड के लॉसेस हैं, ये काम चल रहा नहीं है जी। ये चल बड़ा मुश्किल है। छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान के पास और कौन कौन सी ऑप्शंस हैं बिजली की पैदावार, और वो भी सस्ती बिजली की पैदावार के लिए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में बात कर रहे हैं गरीबों को मिलने वाले बिजली के बिलों की, जो बिजली बनकर उन पर गिरे हैं और अवाम सरापा एहतजाज हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वापडा के साबिक़ चेयरमैन शकील दुरानी साहब। शकील साहब, जो हाल ही में हुकूमत ने एक पॉलिसी का ऐलान किया कि क्योंकि एक ज़रई इनकलाब के लिए बड़ी एक हिकमत अमली तय की गई है, बाहर से सरमायाकारी की भी बात हो रही है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल जो है बड़ा एक किरदार अदा करता है। और ट्यूबवेल के लिए ऑब्वियसली बिजली फिर अगर बहुत महंगी होगी तो मसले हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जो शमसी तवानाई और सोलर पैनल्स के लिए कोई 75% तक कहा गया कि हुकूमत की तरफ से कंट्रीब्यूट किया जाएगा, बैंक्स भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये पॉलिसी कितनी फिजिबल है और ये है क्या वैसे? देखें जी, ये डबल एज्ड सोर्ड है। आप जितनी ज़्यादा सब्सिडी देंगे ट्यूबवेल के लिए, उतना आपका एक्वाफायर जो पानी होता है वो नीचे गिरता जाएगा। अभी कोयटा में आसपास के कोयटा का जो इलाका है और बाकी इलाकों में भी जो एक्वाफायर है वो हर साल 2-3 मीटर नीचे गिर रहा है। यू कांट इवन अफोर्ड दैट। तो इसकी कोई रेगुलेशन आपको करनी पड़ेगी। इन एनी केस सारे पाकिस्तान में, स्पेशली पंजाब में और सिंध में, ये जो एक्वाफायर है, जो पानी की सतह है, जो ज़ेर ज़मीन रिजर्व जो पानी का, वो गिर रहा है क्योंकि उसमें कम पानी एडिशनली आ रहा है और ज़्यादा निकाला जा रहा है, विच इज़ सीरियस। उसका भी आप ख्याल कर रहे हैं। एक बात आप ज़हन नशीन कर लीजिए कि ये सस्ती बिजली जो है ना, ठीक है, सोलर पावर जो लोग प्राइवेटली लगा रहे हैं उनका तो फ़ायदा है, लेकिन ये जो बिजली आपको तरबेला डैम से मिल रही है आज, वो 2 रुपये पर यूनिट से कम है। और इसमें 1 रुपये 15 पैसे या 1 रुपये 20 पैसे नेट हाइडल प्रॉफिट भी शामिल है। नहीं तो अगर उसको एक तरफ कर दें तो 1 रुपये से कम तरबेला, और तरबेला 15 बिलियन यूनिट्स बनाते हैं साल में। इस मुल्क का क्या हाल होता अगर तरबेला खुदा न खास्ता ना होता। तो ये कैपेसिटी कम हो रही है उसकी? नहीं, बहुत ज़्यादा है जी। अभी फुल कैपेसिटी पे, फुल कैपेसिटी 15 बिलियन यूनिट्स वो जनरेट कर रहे हैं 1 रुपये पे, 1 रुपये पर यूनिट पे। आपने भी बताया कि लेकिन उसकी लाइफ कितनी रहेगी तरबेला की लाइफ से? उसकी जो जनरेशन लाइफ है वो तो इंशाल्लाह चलेगी मैनी। ठीक है, कैपेसिटी में फ़र्क पड़ रहा है कोई? सिल्टिंग हो रही है, और जैसे मंगला डैम पे जब सिल्टिंग ज़्यादा हो गई, इसकी कैपेसिटी कम हो गई, तो मंगला डैम को रेज़ कर दिया। तरबेला को रेज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके ऊपर भी स्टडीज़ हुई हैं कि इसकी सिल्ट उसको निकालने के कोई तरीके हैं, फ्लशिंग वाला का तरीका है। लेकिन मैं से ये कह रहा हूँ कि 1 रुपये यूनिट भी आप बिजली जनरेट करें, लॉस जो मसले हैं बिजली के वो अभी भी रहेंगे, क्योंकि ये आपका जो सिस्टम है बिजली के बेचने का, ये डिस्कोस के बस की बात नहीं है। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो डिस्कोस के हैं, जिन्होंने मसला और ख़राब कर दिया है, ये जो पेप्को के प्रोफेशनल्स हैं उनके हवाले करें। मैं आपको गारंटी करके देता हूँ कि ये इनके जो लॉसेस हैं वो चंद सालों में, 2-3 सालों में आधा कर देंगे जी। अच्छा, तो इसका इनका ख्याल करना चाहिए। लेकिन अगेन मैं ये कह रहा हूँ जी कि ये जो है इसका
इसका हाइडल पावर लीजिंग जो है डिस्कोस की, इस पे और टाइम हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए, बहुत टाइम ज़ाया कर ठीक। आपने तरबेला डैम का हवाला दिया। पाकिस्तान में तो बड़े डैम्स की भी बात होती रही। यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस जो हैं दयामिर बादशाह डैम के लिए डैम फंड भी इकट्ठा करते रहे, गो कि वो इतना फ़ंड तो नहीं था, लेकिन फिर भी एक इनिशिएटिव था और लिया गया। कालाबाग डैम के ऊपर बड़ी सियासी जो है कशमकश भी रही है। आप 2007 में जब चेयरमैन वापडा थे तो इजाफी डैम्स के लिए क्या क्या आपके सामने प्रपोजल से और कोई कोशिश हुई सीरियस, और क्या वाकई ये फिजिबल हैं बड़े डैम जो हैं बशमूल कालाबाग डैम? देखिए जी, मेरे ख्याल में कालाबाग डैम फिजिबल है। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आता। एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है लेकिन उसका भी हल निकल सकता है। जो वाटर अकॉर्ड है 1991 का, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वो थे प्राइम मिनिस्टर थे, तो सारे सूबों ने यूनानिमसली 1991 में वाटर अकॉर्ड किया। उसको आइन का हिस्सा बनाना पड़ेगा क्योंकि उसमें जो हमारे 136 मिलियन एकड़ फीट पानी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ उसमें थोड़े हैं इशूज़ लेकिन वो रिजॉल्व हो जाते हैं। जो आप कह रहे हैं कि वाटर सेक्टर प्रोजेक्ट्स, इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट, ये पॉलिटिशियन एक दूसरे को क्रेडिट नहीं देते, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रेडिट जनरल मुशर्रफ को जाता है और शौकत अजीज़ साहब को। इन्होंने 11 प्रोजेक्ट शुरू किए वाटर सेक्टर के, और उसमें से जो सबसे टॉप प्रोजेक्ट था दयामिर बादशाह, 8 साल लगते हैं इसकी डिटेल इंजीनियरिंग में, वो हो गई इनके ज़माने में, पैसे दिए। और फिर जैसे मैंने पहले कहा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कमाल किया कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में सारे सूबों ने यूनानिमसली एग्री कर दिया, कालाबाग वाला किस्सा नहीं बना। और फिर मुस्लिम लीग की हुकूमत जब आई तो उन्होंने लैंड एक्विजिशन के पैसे दे दिए, आजकल काम उस पर चल रहा है। तो लेकिन कितने अरसे में दयामिर डैम? मेरे ख्याल में अगले 4 साल में बन जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ जी कि आप जितनी मर्जी बिजली, नहीं, लेकिन उसके लिए फंड्स दस्तियाब हैं। हाँ, फंड्स का कोई वैसे मसला नहीं होता जी, फंड्स का मसला नहीं होता जी। और ये जो वापडा ने 80s में और 70s 80s और 90s में इनका बड़ा अच्छा सिस्टम था। वापडा जब थर्मल पावर स्टेशन बनाता था तो बिल्डिंग ये बना लेता था, जो इक्विपमेंट थी वो सप्लायर्स क्रेडिट पे मैन्युफैक्चरर्स दे देते थे, तो कोई ऐसे इशू नहीं था। लेकिन हमें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और इसके लॉसेस और इसकी रिकवरीज के लिए ये जो डिस्कोस है ना, दिस इज़ नॉट द आंसर। ये आंसर नहीं है, ये हमेशा नुकसान होता रहेगा। आप 10 पैसे की बिजली यूनिट प्रोड्यूस करें। वो कयूम खान के ज़माने में बिजली होती थी 4 आने पर यूनिट, 4 आने। तो उसने कहा था कि भाई मैं 2 आने पर यूनिट दूंगा। 2 आना यानी रुपए में 16 आने होते थे। मैं 2 आने पर यूनिट आपको उन कारखाने वालों को दूंगा जिन्होंने फ्रंटियर में, केपी में वो इंडस्ट्री लगाए। तो नौशहरा और हरिपुर और मर्दान में दर्जनों कारखाने लग गए। तो केपी का तो सारा डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी है कि आप सस्ती बिजली उनको दें कि लोग यहाँ पे आएँ। लेकिन जो हाल है, जब 36% और 38% लॉसेस हैं, तो कैसे आप देंगे जी? अब ये बताइए सर कि कालाबाग डैम अभी भी टेबल पे है, हो सकता है भी और होना भी चाहिए, क्योंकि कालाबाग डैम से देखिए, मैं चीफ सेक्रेटरी सिंध भी रहा हूँ। और क्या एतराज़ क्या है आम आदमी को बताने के लिए? एतराज़ ये है जी कि सिंध के लोग ये कहते हैं कि कल जब आबादी डबल हो जाएगी सारे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जो 2 सबसे बड़ी डेफिशिएंसीज हैं जो कि किसी हुकूमत ने टैकल नहीं की, एक लिटरेसी लेवल्स बहुत लो है और दूसरा आबादी, और दूसरा ये है कि जो आबादी है, आबादी अयूब खान के बाद किसी ने कुछ काम नहीं किया। अभी भी हमारी आबादी मेरे ख्याल में 2.4-2.5% से बढ़ रही है। बांग्लादेश ने 0.8 तक पहुंच गए हैं। तो उसका डैम पे क्या उसका ताल्लुक? मतलब ये है कि जब आबादी बढ़ जाएगी तो पानी पे प्रेशर, पानी का डिमांड बढ़ जाएगा। तो सूबों का ये ख्याल है कि जब सब सूबों में वो आबादी डबल हो जाएगी तो फिर इनका झगड़ा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में उसका हल है। एक तो ये है कि पाकिस्तान में जितना पानी ज़ाया होता है, दुनिया में इतना पानी ज़ाया नहीं होता। हमारी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ वाटर दुनिया में सबसे गिरी हुई है जी।
और हमारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट और हुकूमतें इसमें काफ़ी फेल हुई हैं। लेकिन आपको 1991 का वाटर अकॉर्ड आइन का हिस्सा बनाना पड़ेगा ताकि सबको गारंटी हो। वो और डैम के ऊपर कंट्रोल का भी कोई इशू नहीं है, डिस्प्यूट कोई कंट्रोल नहीं है। वो सिंध के लोग ये कहते हैं कि जी पंजाब हमारा पानी डाइवर्ट कर लेगा। भाई क्यों करेगा, कैसे करेगा? नहीं कर सकता। ये टेरिटरी जो है बेसिकली तो पंजाब है ना। इसका जी हाँ, इसका जो पावर हाउस वगैरह है और केपी और नहीं, ये दोनों तरफ पंजाब है। तो क्या इसका हल हो सकता है कि जो टेरिटरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करके जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो सिंध के अवाम को दे दें? आई मीन वो तो प्रैक्टिकल नहीं है ना जी। मतलब यह है कि ये यहाँ पे तो मुल्क भी 1000 किलोमीटर दूर रहे। मैं आपको जी, आई एम क्वाइट कन्विंस्ड कि अगले चंद सालों में इस पे फैसला हो जाएगा जी। अच्छा। जो इशू है जिस पे अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं है, शरी रहमान साहबा एक दो दफ़ा उन्होंने बात की थी, ये ग्लोबल वार्मिंग से पानी बढ़ रहा है। अगले 50 साल में तकरीबन 8 सेंटीमीटर पानी और ऊंचा हो जाएगा। तो ये कराची का डिफेंस जो इलाका है ना, ऑलरेडी थट्टा और बदीन इनकी बड़ी ज़मीनें ज़ाया हो गई हैं। ये पानी बढ़ रहा है और इसके लिए आपको एम्बैंकमेंट वॉल वगैरह बनानी पड़ेंगी। अच्छा, क्विकली आप एक जो टैक्स है जो बिजली के बिलों में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है, ये क्या है और इसको कैसे हम जो है ख़ास मुनासिब सतह पे ला सकते हैं या ख़त्म किया जा सकता है? ये देखिए, ये अगेन IMF के मर्ज़ी के बग़ैर उनसे सलाह ना किया तो ये नहीं हो सकता है। लेकिन जब हमारा रुपये का वैल्यू गिर रही है विद द डॉलर, तो तेल जब आप इंपोर्ट करते हैं वो तो डॉलर में करते हैं ना। तो जैसे मैंने पहले कहा कि पहले 45 रुपये का डॉलर था, अभी 300 का था, तो जो बैलेंस है, डिफरेंस है, वो एडजस्ट हो जाता है, फ्यूल एडजस्टमेंट। तो ये तो मेरे ख्याल में चलेगा और ये तब ठीक होगा जब जनरल इकॉनमी ठीक होती है। और जनरल इकॉनमी कब ठीक होती है? जबकि आई थिंक ये जो हमारी यूनिटी है, जो इत्तेहाद है, जो हमारी डिवीजन है, उनको ख़त्म किया जाए, सियासी किस्म का हो या एथनिक हो या जो कुछ भी हो, ताकि एज वन नेशन हम आगे बढ़ें। और पोटेंशियल तो इस मुल्क में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ये लोग तो वर्ल्ड बीटर्स पाकिस्तानी अगर ये काम करना चाहें, लेकिन मेरे ख़्याल में एवरी गवर्नमेंट हैज़ लेट देम डाउन। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख ये बात है कि, और ये मैं, चलो ऐसे मुझे मौका नहीं मिलता कहने का, आपके प्रोग्राम में मैं कह देता हूँ कि लिटरेसी रेशो शर्मनाक हद तक कम है। और आपको पता है कि बलूचिस्तान में, सिंध में और KP में मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स गर्ल्स आर आउट ऑफ स्कूल। ये काम चलेगा नहीं। दूसरा ये है जी कि ये हुकूमत ने, ये पिछले पार्लियामेंट ने भी एक दिन में कोई 25 और यूनिवर्सिटीज़ कर दी। 230 यूनिवर्सिटीज़ हैं इस मुल्क में भी, 230, जिनमें से 200 यूनिवर्सिटीज़ 2 नंबर है। उनकी ना डिग्री का कोई ख्याल करता है कि वो चंद एक यूनिवर्सिटीज़ हैं। अभी इन यूनिवर्सिटीज़ को आपको टेक्निकल ट्रेनिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ ले जाना चाहिए। उसके लिए लाखों जॉब्स हैं यूरोप में। बिल्कुल सही। ये बड़ा एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ज़रूर है मगर उम्मीद है कि पॉलिटिकल प्रोसेस मजबूत हो, इलेक्शंस हों और मुंतखब हुकूमत आए जो कि बड़े और मुश्किल फ़ैसले कर सके और ख़ास तौर पे आवाम के लिए बड़े फ़ैसले कर सके। शकील दुरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।